हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ और वो है शिक्षण सहायक सामग्री। जितनी भी प्रकार की जो टेट परीक्षाएं हैं या जो रिट परीक्षा है, उन सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो है। इससे जुड़ा हुआ 1 या 2 नंबर के प्रश्न ज़रूर हर एक एग्ज़ाम में किसी प्रकार का टेट और रिट में ज़रूर मिलता है। और इसको मैंने काफ़ी मेहनत से काफ़ी रिसर्च करके बनाया है और मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षण सहायक सामग्री का टोटल जो कलेक्शन है मैंने यहाँ कर लिया है और एकदम शॉर्ट में आपको मुख्य मुख्य बातें यहाँ बता दी जाएगी। और इसके अलावा आपके जो भी कोई भी डाउट है, मुझे नहीं लगता आपके कोई रहेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। शिक्षण सहायक सामग्री यानी जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स कहते हैं, या इसको आप और भी कह सकते हो सर्वे दृश्य सामग्री। यानी ये अलग अलग नाम है इसके। शिक्षण सहायक सामग्री कह दो, टीचिंग लर्निंग एड्स कह दो, सर्वे दृश्य सामग्री कह दो, या शिक्षण अधिगम सामग्री भी आप इसको कह सकते हो, या इसको शॉर्ट में आप TLM भी कह सकते हो। TLM का मतलब है यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल से हैं। तो ये तो हो गए इसके उपनाम यानी प्रचलित नाम और क्या क्या इनके चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं या इसको क्यों हमारे सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो विषय वस्तु होती है उसमें क्या आ जाती है, रोचकता आ जाती है, और वो विषय वस्तु क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। तो इससे विषय वस्तु में रोचकता आती है और वो क्या हो जाती है, विषय वस्तु प्रभावी हो जाती है। और साथ में इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो भी क्या होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो सामग्री है ये किसी भी प्रकार के जो बालक है उनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये मंदबुद्धि बालकों के लिए होगी या पिछड़े बालकों के लिए होगी। ये प्रतिभाशाली हो और चाहे मंदबुद्धि हो, दोनों प्रकार के बालकों के लिए ये सामग्री क्या होती है, उपयोगी होती है। प्रकार की बात करेंगे, इसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो ये प्रकार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला जो प्रकार आता है वो आता है इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है वो देखेंगे हम। तो इंद्रियों के आधार पर कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, और वो हो गई हमारी सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य सर्वे सामग्री। सर्वे में तो क्या होगा, सिर्फ सुनाई देगा। दृश्य में सिर्फ दिखाई देगा और दृश्य सर्वे में सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। तो ऐसी कोई सामग्री यहाँ इस्तेमाल की जाएगी अलग अलग प्रकार की। अब पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, सर्वे सामग्री। सर्वे सामग्री, तो सर्वे सामग्री का मतलब तो आप जान चुके हो कि इसमें क्या होगा, सुनाई देगा, या आपकी श्रवण यानी कान से जुड़ी हुई सामग्री है, यह हमको सुनाई देगा। तो ये क्या होती है, ये सुनने में काम आती है सामग्री। दूसरी बात, ये जो सामग्री है वो क्या होती है, मुख्यतः उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी होती है ज़्यादा। छोटी कक्षाओं में ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाती है। बड़ी जो कक्षाएं होती है, उच्च कक्षाएं होती है, वह ज़्यादा उपयोगी रहती है। नेक्स्ट बात करें इनके एग्जाम्पल की कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ हमारे आएंगे, किसमें, सर्वे सामग्री में। तो पहला जो इम्पोर्टेंट यहाँ एग्जाम्पल आता है निकल के, वो आता है हमारा क्या, रेडियो। रेडियो से आप सभी परिचित हो, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे एक रेडियो का डायग्राम है और इसमें अलग अलग जो चैनल है या सिग्नल है उनसे आपको अलग अलग आपको न्यूज़ वगैरह मिलती है। तो दूर बैठे हुए हम कहीं भी देश विदेश की सारी जानकारी इसके माध्यम से ले सकते हैं। और ये जो रेडियो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाहें तो इसका जो निर्माता है वो कौन है, मार्कोनी है। रेडियो को बनाने वाला कौन है, मार्कोनी। दूसरा, इसका एक उपनाम चलता है यानी इसको आकाशवाणी भी कहते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, रेडियो यानी आकाशवाणी, वाणी का नाम आ गया, वाणी यानी बोलना। तो ये बोलता है और हम इसे सुनते हैं, तो सर्वे सामग्री हो गई। तो आकाशवाणी भी इसको कहते हैं।
और एक शैक्षिक रेडियो चैनल चलता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। शैक्षिक रेडियो चैनल का नाम क्या है? ज्ञानवाणी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ज्ञानवाणी। नेक्स्ट बात आती है इसमें कि इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा सर्जित सिग्नल को प्रेषण और ग्रहण करने का ये क्या है, रेडियो एक साधन है। और भारत में बात करें तो भारत में जो रेडियो का जो प्रसारण है उसकी शुरुआत 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। वैसे यहाँ से कोई इतना डीप कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात करें यहाँ तो सन 1937 में इसे क्या नाम दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। 1937 में नाम दिया गया। और 1957 में इसे क्या नाम दे दिया गया? आकाशवाणी नाम दे दिया गया। आकाशवाणी के नाम से ये क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट हमारा जो सर्वे साधन है वो है हमारा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर यानी जिसको आप हिंदी में कह सकते हो ध्वनि पंजिका, यानी ध्वनि को संग्रहित करने वाला। अब इसके बारे में भी आप सभी जानते हो, डायग्राम से आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। इसमें क्या होता है, एक टेप रिकॉर्डर होता है जो सेल से या आपकी विद्युत से चलता है। और यहाँ बीच में एक कैसेट्स, देखो ये कैसेट लग रही है, ये डाली जाती है। और कैसेट में देखो यहाँ एक ब्लैक रंग की एक काली पट्टी होती है, जिसमें इसी पट्टी में क्या किया जाता है? ध्वनि को संग्रहित किया जाता है। तो ये बड़ा है थोड़ा रूप, ये इसका छोटा रूप है। और ये आपकी होगी कैसेट्स। तो इन कैसेट्स में ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें फिर इसमें प्ले किया जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है इसमें वो आती है कि NCERT द्वारा न्यू दिल्ली में शैक्षिक टेप संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना आपको, टेप संग्रहालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में है। और NCERT द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें सर्वे कैसेट काम में आती है। अभी हमने देखा था, ये ऊपर डायग्राम में दिख रहा है आपको। अगर कोई सेमिनार हो रहा है, कहीं वार्ता हो रही है, कहीं गोष्ठी हो रही है, कहीं वाद विवाद हो रहा है, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? परमानेंट याद रखने के लिए या बार बार उसको यूज़ करने के लिए उसको क्या कर लिया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उसको दोबारा सुना जा सकता है। ये टेप क्या है कि काफ़ी समय बाद में क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आजकल क्या है, परमानेंट इसको रखने के लिए आजकल इसमें टेप की जगह क्या है? CD काम में ली जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क काम में ली जाती है। तो आजकल टेप की जगह CD भी काम में आती है। MP3 जो CD होती है वही वाली। नेक्स्ट जो हमारा सर्वे साधन आता है वो आता है लिंगुआ फोन। नंबर 3 कौन सा है? लिंगुआ फोन। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन इम्पोर्टेंट है, ख़ास है, मुख्य है। अब यहाँ डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ये लिंगुआ फ़ोन आपको दिखाया गया है जो टेप रिकॉर्ड जैसा ही नज़र आता है। इसमें भी ऐसे कैसे ध्वनि रिकॉर्ड करके इसमें सुनाया जाता है। और ये भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक यंत्र होता है। इसके उपनाम की बात करें तो इसको सीता वाद्य भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लिंगुआ फ़ोन को क्या कहते हैं? सीता वाद्य भी कहते हैं। इसको भाषा पंजिका भी कहते हैं। भाषा पंजिका है। ऊपर वाला आपका टेप रिकॉर्डर क्या था? टेप रिकॉर्डर था आपका क्या? ध्वनि पंजिका। और ये क्या है आपका? भाषा पंजिका, यानी भाषा को ये संग्रहित करता है। और इसको सीता वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? उच्चारण अशुद्धता को दूर करने में, यानी अच्छी भाषा जो शिक्षक जानते हैं उनका जो भाषण होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर बच्चे उनको सुनते हैं और फिर उसका अनुकरण करते हैं। जो भी उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है। जैसे यहाँ आप समझ लोगे आगे कि इसमें क्या होता है, रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्ड किया जाता है। पहले रिकॉर्डेड अध्यापक का आदर्श वाचन, अध्यापक पहले एक रिकॉर्ड कर लेता है। अध्यापक के जो वाचन होता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। अध्यापक के आदर्श वाचन को सुनकर छात्र उसका क्या करते हैं? अनुकरण वाचन करते हैं, दोहराते हैं बार बार। और इस प्रकार वो अनुकरण वाचन करते हुए जो भी अशुद्धता होती है उच्चारण संबंधी उसको क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर आता है सर्वे साधन, वो आता है कौन सा? ग्रामोफोन, या इसको आप कह सकते हो वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र। वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र भी कह सकते हो। इसमें क्या होते हैं? इसमें रिकॉर्ड किए हुए गोल चक्के यानी तवे
होते हैं, तवे के समान बड़े बड़े चक्के होते हैं, तवे होते हैं, उन पर एक पिन लगाकर उसको विद्युत द्वारा चलाया जाता है और बजाया जाता है। तो ये गोल गोल चक्के तवे के कारण इसको चूड़ी का बाजा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उपनाम क्या है इसका? चूड़ी का बाजा। ऊपर वाला था जो आपका जो लिंग्वाफोन था वो सीता वाद्य था, और ग्रामोफोन को कहते हैं चूड़ी का बाजा। उपयोग इसका होता है गीत संगीत की शिक्षा देने में। किसमें होता है? गीत संगीत की शिक्षा देने में। और डायग्राम आपको दिख रहा है, ऐसा दिखता है आपका क्या? ग्रामोफोन। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो गोल गोल तवा है, चक्का है एक, और यहाँ देखो एक पिन लगी हुई है, और इस पिन के माध्यम से ये तवा गोल घूमता है, और इस भोंपू के माध्यम से जो साउंड है वो बाहर आता है, और उसको सुनकर जो भी है गीत संगीत की शिक्षा इसमें दी जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है, वो आता है भाषा प्रयोगशाला, यानी सर्वे साधनों में नंबर 5 है हमारी भाषा प्रयोगशाला यानी लिंगवा लैब। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये लिंगवा लैब के डायग्राम आपको दिखाए हुए हैं। यहाँ अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं, और यहाँ आपका हेडफोन रखा हुआ है, यहाँ आपका एक लैपटॉप या कंप्यूटर भी हो सकता है, एक आपके लिए शिक्षक भी हो सकता है, और हेडफोन लगाकर अपने अपने प्रकोष्ठ में बैठकर जो रिकॉर्डेड जो होते हैं उनको सुना जाता है, और फिर उनका अनुकरण किया जाता है, और जो अपनी अशुद्धताएं होती है उनको सुधारा जाता है। तो डायग्राम से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो ये आती है कि राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ भाषा प्रयोगशाला झालाना डूंगरी जयपुर में स्थित की गई है या स्थित है। और इसकी स्थापना जो आपके जो लिंगवा लैब की जो स्थापना है वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। और नंबर जो 6 आता है हमारा सर्वे साधन, वो आता है हमारा क्या? ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर। ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी लाउड स्पीकर, जो आप डायग्राम में देख के समझ में आ गई होगी बात, ये ध्वनि को दूर तक पहुंचाने में थोड़ा सा काम आ जाता है। सर्वे साधनों में अगला आता है आपका डिक्टाफोन। डिक्टाफोन, तो ये सब देखो एक डिक्टाफोन होता है जिसमें से मोपू सा लगा होता है, और इसमें भी ध्वनि को थोड़ा सा विस्तार दिया जाता है। सर्वे साधनों में अगला आता है हमारा फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, तो ये ऐसा होता है फोनोग्राफ। तो ये सारे क्या हो गए हैं? हमारे सर्वे साधन हो गए हैं 8। अगले जो हमारे साधन आएगी या सामग्री आएगी, कौन सी आएगी? दृश्य सामग्री, जिसमें हम क्या करेंगे? देखेंगे। पीछे वाले हम सुन रहे थे, सुनकर ज्ञान ग्रहण कर रहे थे, अब देख कर ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो चलो, इंद्रियों के आधार पर चल रहा है हमारा। तो यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ मूर्त यानी प्रत्येक स्वरूप में ज्ञान दिया जाता है, यानी सामने कोई वस्तु आपको दिखाई जाती है मूर्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप में। और ये छोटी कक्षाओं हेतु ज़्यादा उपयोगी होती है। जब छोटे बच्चों को मूर्त रूप में या प्रत्यक्ष रूप में कोई वस्तु दिखाई जाती है तो वो उसको जल्दी सीख जाते हैं। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे। और पहला हमारा एग्जाम्पल निकल के आता है, वो आता है दृश्य साधनों में श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो आप सभी जानते हो, आप सभी ने देखा है, फिर भी आप यहाँ डायग्राम में देखकर इस बात को आप समझ सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हो? डिस्प्ले सामग्री भी कह सकते हो ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि इस पर कुछ हम क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इसके निर्माता कौन है श्यामपट्ट के? तो इसके निर्माता है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स है। और जब कोई भी शिक्षक लिखता है तो लिखते समय जो डिग्री होना चाहिए श्यामपट्ट पर लिखते समय हाथ के साथ, तो लिखते समय जो डिग्री है वो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ये कुछ श्यामपट्ट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की ओर साफ करते हैं, ये भी आपको पता होगा। ऊपर से नीचे की ओर साफ करेंगे तो डस्ट वगैरह उड़ेगा नहीं। अगली जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है वो ये आती है कि आपका शिक्षक का परम मित्र या विश्वसनीय जो मित्र होता है वो कौन होता है? आपका श्यामपट्ट होता है। तो शिक्षक का परम मित्र या विश्वसनीय मित्र किसको कहा गया है? श्यामपट्ट को किया जाता है। और सर्वाधिक ज़्यादा ये उपयोगी सामग्री होती है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। और ये कैसी शिक्षण सहायक सामग्री है? पारंपरिक शिक्षण सहायक सामग्री जो परंपराओं से ही चली आ रही है। और चीज़ें तो आज पनपी है, लेकिन ये परंपराओं से ही चली आ रही है। और सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण सामग्री ये होती है, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो श्यामपट्ट का रंग काला, हरा, पीला हो सकता है।
और आजकल आपको पता है वाइट बोर्ड आता है और उस पर इंक वाले मार्कर चलाकर इस्तेमाल किया जाता है, यानी यहाँ चौक का इस्तेमाल नहीं होता है। पीछे जो बोर्ड होते थे वो ब्लैक बोर्ड होते थे, उसमें चौक रगड़ी जाती थी, तो वो क्या कहे थोड़ा सा चौक डस्ट के रूप में उड़कर बच्चों की आंखों में इकट्ठी हो जाती थी, बालों में। आजकल उसकी जगह वाइट बोर्ड आ गए हैं और उस पर इंक वाला जो मार्कर होता है वो चलाया जाता है, तो इससे थोड़ा सा ये प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट हमारी जो दृश्य सामग्री है वो है क्या, चार्ट। तो ये अब चार्ट से समझ सकते हो, एक चार्ट बनाया गया है और इसमें क्या किया जाता है कि चार्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी वस्तु का अंतर संबंध तथा संगठन, भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को प्रदर्शित इस चार्ट द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो दृश्य सामग्री है वो है प्रतिमान यानी मॉडल। मॉडल भी कह सकते हो आप इसको, प्रतिमान भी कह सकते हो या प्रतिदर्श भी कर सकते हो। ये 3D होता है। ये क्या होता है, मॉडल जो होता है वो मूल की प्रतिकृति होता है, यानी मूल जो सामग्री होता है उसकी एक नकल होती है, ये प्रतिकृति होती है। ये दो प्रकार के होते हैं मॉडल, एक तो गतिशील यानी चलयमान होते हैं और एक अगतिशील यानी अचलयमान होते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके बारे में, तो ये कैसी आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति यानी 3D आकृति होती है, इसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का ज्ञान होता है। और मॉडल का एक प्रकार चलता है डायोरामा। नेक्स्ट बात करें मॉडल के बारे में, तो वो बात ये आती है कि अगर कोई वस्तु आकार में क्या है, बड़ी है या हमसे बहुत दूर होने के कारण कई वस्तुओं या साधनों या स्थानों का कक्ष में प्रदर्शन संभव नहीं होता है, वहाँ ला के उनको नहीं दिखाया जा सकता। जैसे मान लो ताजमहल है, तो वो हमसे दूर है या बड़ा है तो हम उसको कक्षा में ला के नहीं दिखा सकते, लेकिन उसकी एक नकल, एक प्रतिरूप, एक प्रतिदर्श, एक मूल की प्रतिकृति बनाकर हम बच्चों को दिखा सकते हैं। अतः उनके प्रतिरूप बनाए जाते हैं, जैसे इंडिया गेट को बना लिया, ताजमहल का ला के दिखा दिया, तो वो कक्षा में लाने संभव नहीं है, उनका क्या दिखाया जाता है, मॉडल दिखाया जाता है, 3D मॉडल दिखाया जाता है। ये किसी वस्तु की उपयुक्त एवं सुविधाजनक दृष्टि से की गई क्या होती है, नकल होती है। नेक्स्ट जो हमारा दृश्य साधन निकल के आता है वो कौन सा आता है, पिक्चर यानी चित्र निकल के आता है। तो यहाँ हम अलग अलग प्रकार के डायग्राम बच्चों को बना के दिखा सकते हैं, जैसे आम का है, मोर का है, और भी कई सारे हैं, अनार का है, तो इसमें से दृश्य दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे दृश्य साधनों में मैप यानी मानचित्र, जो आपको डायग्राम से समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट दृश्य सामग्री आती है नंबर 6 एटलस। तो यहाँ भी क्या होता है, अलग अलग मानचित्र ही होते हैं, बुक सी बनी होती है, उसके माध्यम से ये भूगोल वगैरह में या आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है या ऐतिहासिक है, भौगोलिक जानकारी देने के काम आते हैं। दृश्य सामग्री में अलग अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आती है पाठ्य पुस्तक यानी बुक्स। दृश्य सामग्री में नेक्स्ट बात करें तो समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, ये भी दृश्य सामग्री है। एनसाइक्लोपीडिया यानी शब्दकोश, जिसको कहते हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग शब्दकोश बने हुए, जैसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिका, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ग्रेट ब्रिटेनिका, ऐसे। नेक्स्ट हमारी दृश्य सामग्री आती है वो होती है सेक्सटेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो ये ध्यान रखना, सेक्सटेंट अगली हमारी दृश्य सामग्री है। तो इसमें क्या है अभी देख लेते हैं। ये देखो डायग्राम है, सेक्सटेंट ऐसा नज़र आता है, तो इससे आप समझ लिए होंगे ये क्या काम आता है। ये क्या करता है, ये उपकरण गणित में मोस्टली काम में आता है। किस में आता है, गणित में। ये उपकरण गणित में काम आता है, जो कोणों के मध्य दूरी मापने में काम आता है। कोणों के मध्य क्या मापने में, दूरी मापने में। और ये भूगोल और गणित में आँखों के स्तर पर बने हुए कोण को मापने में काम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है बुलेटिन बोर्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, बुलेटिन बोर्ड, और इसको आप सूचना पट भी कह सकते हो, प्रदर्शन बोर्ड भी कह सकते हो, विज्ञप्ति बोर्ड भी कह सकते हो। और ये भी एक ऐसी सामग्री है, डिस्प्ले सामग्री है श्याम पट की तरह। तो ये भी आपको ध्यान रखने, सारे इनके उपनाम में चलते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने वाला है। और इसके बारे में और देखें तो ये क्या है, ये ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ सभी विद्यार्थियों की नज़र पड़े। तो विद्यालय में इसको ऐसी जगह लगाया जाएगा ना सभी विद्यार्थी, शिक्षक गण इसको देख सकें और इसमें जो सूचना जो भी डाली गई है उसको वो समझ सकें। इसका उपयोग सूचनाएं, कोई नवीनतम समाचार है, अध्यापकों या विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति यानी कोई भी उनका कोई बनाया हुआ कोई ऐसा डायग्राम है या कोई भी ऐसी जानकारी है को प्रदर्शित करने में काम आता है।
अब इसको आप समझ पाओगे डायग्राम से ज़्यादा अच्छा। देखो ये है विज्ञप्ति बोर्ड या प्रदर्शन बोर्ड या सूचना पट या बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ देखो एक हार्ड बोर्ड का गत्ता नज़र आ रहा है आपको, और उस पर यहाँ कोई कपड़ा ही लगा होता है, रेशम वगैरह या जो भी कपड़ा लगा होता है, और यहाँ देखो अलग अलग पिन होती है। तो जो भी कोई फोटोग्राफ्स है, कोई डायग्राम है, कोई न्यूज़ है, कोई समाचार है, कोई भी फोटोग्राफ्स है, कोई भी ऐसी जानकारी विद्यालय से जुड़ी हुई, तो वो या इस पिन के माध्यम से यहाँ चस्पा कर दी जाती है। और इसके ऊपर कई बार जाली भी लगा दी जाती है ताकि विद्यार्थी इसको छेड़े नहीं या उनको तोड़ फोड़ या फाड़े नहीं, और कई बार ये ओपन ही होते हैं। तो ये कोचिंग संस्थान है, आपके पुलिस थाना है, विद्यालय, हर जगह आपको ये बुलेटिन बोर्ड मिल सकता है। तो यहाँ पिन के माध्यम से यहाँ उस चीज़ को लगा दिया जाता है। जब उसका महत्व कम हो जाता है तो वहाँ उसको हटा के नया जो भी है फोटोग्राफ्स या जानकारी वहाँ चस्पा कर दी जाती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ क्या है, ये प्लाईवुड या मोनोसाइट या मजबूत गत्ते का बना होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। ऊपर जाली भी लगा दी जाती है कई बार। और इसमें क्या किया जाता है, प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पिन का उपयोग किया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे, पिन के माध्यम से उसको चस्पा कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है दृश्य सामग्री, वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो है फ्लैनल बोर्ड या फ्लालिन बोर्ड। ये भी कैसी सामग्री है, डिस्प्ले सामग्री है, कक्षा कक्ष में लगाया हुआ हटाया जा सकता है। तो जो बुलेटिन बोर्ड होता है वो तो एक जगह फिक्स होता है विद्यालय में, उसको बार बार जगह चेंज नहीं की जाती, उसको ऐसी जगह लगा दी जाती है ताकि सभी विद्यार्थी की नज़र वहाँ पड़ सके। लेकिन इसको कक्षा में ले जाया भी जा सकता है, और कक्षा से उसको लगाया जा सकता है, वहाँ से हटाया जा सकता है। तो इसको हम इधर उधर थोड़ा सा अपने उपयोग के आधार पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी क्या होता है, वो एक लकड़ी का क्या होता है, हार्ड बोर्ड बना होता है जिस पर खादी यानी फ्लालिन का मोटा कपड़ा लगा होता है, और लगाए जाने वाले जो चित्र होते हैं उन पर एक तरफ रेगमाल लगा होता है ताकि चित्र को लगाया व हटाया जा सके। वही बात है जो आपकी सैंडल को आप चिपकाते हो रेगमाल से, वो चल्ड जो बोलती है, वही वाली बात यहाँ होती है। तो यहाँ क्या है कि इसको कक्षा में अगर हमको कुछ दिखाना है तो इसको हम उठा के कक्षा में लगा देंगे, और हमारा जब काम हो जाएगा तो वहाँ से उसको हटा भी देंगे। तो इसको बुलेटिन बोर्ड की जगह इसका फिक्स रखने की ज़रूरत नहीं होती है। डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे। देखो ये हार्ड बोर्ड है और उस पर एक फ्लालिन या खादी का कपड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ जो भी फोटोग्राफ देखो, ये जो महिला लगा रही है, जो भी हमको सामग्री लगानी होती है, उसके पीछे के साइड एक साइड रेगमाल लगा होता है, जैसे सैंडल को हम बंद करते हैं ना, उससे इसी प्रकार का। तो वहाँ उसको दबाएंगे तो वो उस जो फ्लालिन कपड़ा उसे चिपक जाएगा, और फिर हमको उसको हटाना है तो उसको खींच के चल्ड उसको अलग कर लेंगे, कोई दूसरा लगा देंगे, और हमारा जब काम हो जाएगा तो उसको वहाँ हम क्लास से हटा भी देंगे या वो वहाँ रख भी सकते हैं, इस प्रकार। तो ये देखो यहाँ अलग अलग, जैसे तितली का यहाँ चिपका दिया, ये कोई शेर है या कोई जंगली जानवर, वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स के बारे में जानकारी देनी है। तो इस प्रकार हम अलग अलग बच्चों को थोड़ा रोचकता से प्रभावी तरीके से बता सकते हैं। और यहाँ देखो कपड़ा लगा हुआ, नीचे हार्ड बोर्ड है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट जो दृश्य सामग्री में आती है स्लाइड्स। स्लाइड ये क्या आती है, कंप्यूटरीकृत प्रस्तुतिकरण हेतु काम आती है स्लाइड्स, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के लिए काम आती है। नेक्स्ट आती है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिकाएँ, यानी प्रोजेक्टर में प्रयुक्त होती है, ये भी दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट इसे पारदर्शिकाएँ भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को। नेक्स्ट हमारी 15 नंबर आती है दृश्य सामग्री में, होती है फिल्म स्ट्रिप, या इसको आप फिल्म पट्टिका या फिल्म स्ट्रिप कह सकते हो। ये कैमरे में प्रयुक्त सामग्री होती है, या इसको आप नेगेटिव रोल भी कह सकते हो। इनकी साइज़ इंपॉर्टेंट है, वो फिक्स होती है हर जगह, और इनकी साइज जो होती है वो कितनी होती है, 35 mm होती है। 35 mm पॉजिटिव फिल्म इसको कहा जाता है। और इन पर जो बने हुए चित्र होते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थिर चित्र होते हैं। और ये क्या होता है, ये सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। फिल्म स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, और इसकी सहायता से विषय वस्तु को बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जाता है या दिखाया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है दृश्य सामग्री में, होता है मैजिक लैंटर्न। मैजिक लैंटर्न, या इसका जो उपनाम हम बताएं आपको तो वो आता है जादू की लालटेन।
या आप इसको क्या कह सकते हो, डायस्कोप भी कह सकते हो, डायस्कोप। ये क्या है, एक पारदर्शी प्रोजेक्टर होता है। कैसा होता है, पारदर्शी वस्तुओं को ये दिखाता है बड़ा करके, ये अपारदर्शी वस्तुओं को नहीं दिखा पाता है, पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। और ये एक प्रक्षेपण यंत्र है। छोटे चित्रों को बड़ा करके क्या करता है, ये प्रक्षेपित करता है, यानी थ्रो करता है, फेंकता है पर्दे पर, और उसको वहाँ बड़ा करके दिखाया जाता है। इसका उपयोग करते समय कमरे में क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। आजकल अत्याधुनिक आ गए हैं, उनमें कमरे में अंधेरे की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको अच्छी विजुअलिटी चाहिए तो कमरे में अंधेरा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनमें एक बल्ब लगा होता है, एक लेंस लगा होता है और कांच का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, छोटे चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करता है, थ्रो करता है पर्दे पर, और बच्चों को वो बड़ा करके दिखाया जाता है। लेकिन यह चित्र कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। मैजिक लैंटर्न आपका प्रथम प्रोजेक्टर था। इसमें कांच की पारदर्शक स्लाइड काम में आती है, यानी पारदर्शक स्लाइड यहाँ इस्तेमाल की जाएगी, उसको ही वो दिखाएगा। और ये प्रथम क्या था, प्रोजेक्टर था। स्लाइडों को क्या है, साबुन में धोकर जिलेटिन के घोल में डुबोकर उनको सुखा लिया जाता है, और फिर इन पर अलग अलग प्रकार के क्या कर दिए जाते हैं, इन पर वापिस चित्र बना दिए जाते हैं। मैजिक लैंटर्न को प्रोजेक्टर यंत्रों का पूर्वज कहा जाता है, यानी सबसे पहला यही था प्रोजेक्टर। तो मैजिक लैंटर्न को प्रोजेक्टर यंत्रों का पूर्वज कहा जाता है। और इसमें 2x2 इंच की स्लाइड काम में ली जाती है जो पारदर्शी होती है। और अगर बिजली नहीं है तो गैस की बत्ती द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजली ना होने पर गैस की बत्ती द्वारा भी इसको चलाया जा सकता है। डायग्राम आपके समझ में आ रहा होगा, ये मैजिक लैंटर्न है। यहाँ से आपको देखना है, और यहाँ देखो एक पट्टी ये नज़र आ रही है आपको, पारदर्शी पट्टी का है, कांच की या कोई ऐसी पारदर्शी पट्टी होती है। और इसको आप इधर आगे पीछे इसको खींचेंगे, और जो डायग्राम जो सामने होगा, अगर यहाँ आँख लगा के हम देखेंगे तो यहाँ अंदर जो लेंस होते हैं, जो बल्ब होते हैं, वो उनको मैग्नीफाई करके बड़ा करके सामने के पर्दे पर दिखाया जाता है। तो ये अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं, ये सभी क्या है, मैजिक लैंटर्न है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की दृश्य सामग्री में, तो वो है एपीस्कोप। क्या है, एपीस्कोप। एपीस्कोप को आप चित्र विस्तारक यंत्र भी कह सकते हो, पीछे वाले को भी कह सकते हो, कि प्रोजेक्टर सारे चित्र विस्तारक यंत्र ही होते हैं, चित्र को बड़ा करके दिखाते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में जानकारी हम लेना चाहें तो वो है कि इस यंत्र के द्वारा चित्र है, कोई लिखित सामग्री है, कोई छोटे पदार्थ है, या कोई छोटा सूक्ष्म जीव को बिना किसी माध्यम के सीधे ही प्रक्षेपित किया जा सकता है। पीछे वाले में क्या देखा था, वहाँ हमको कोई माध्यम चाहिए, एक स्लाइड चाहिए, उसके माध्यम से ही वो आगे पर्दे पर शो होगा। लेकिन यहाँ कोई माध्यम नहीं चाहिए, जो भी सामग्री है उसको उस हिस्से पर रखेंगे, चाहे वो कोई चित्र है, चाहे कोई लिखित सामग्री है, चाहे कोई छोटा पदार्थ है, या कोई छोटा सूक्ष्म जीव है, और उसको मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है। तो ये कैसा प्रोजेक्टर है, अपारदर्शी प्रोजेक्टर है, एपीस्कोप। ये ध्यान रखना आपको, ये पारदर्शी है कौन सा, मैजिक लैंटर्न यानी डायस्कोप, और यह आपका एपीस्कोप कैसा है, अपारदर्शी प्रोजेक्टर, यानी यहाँ आप कुछ भी दिखा सकते हो, चाहे पारदर्शी हो चाहे अपारदर्शी। जैसे कोई लिखित सामग्री है, कागज़ पर कोई चित्र है, कोई छोटा पदार्थ को टुकड़ा है, उसको बड़ा करके दिखाना है, कोई सूक्ष्म जीव है, तो यहाँ उसको रख दिया जाता है और उसको मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है, जैसे डायग्राम आप देख सकते हो। तो ये होता है आपका एपीस्कोप। एपीस्कोप के बाद एक मिला जुला रूप आता है, और वो आता है क्या, डाइस्कोप, एपीडाइस्कोप। ये दोनों का ही रूप है। इसको हम चित्र विस्तारक यंत्र भी कहते हैं, चित्र विस्तारक यंत्र भी एपीडाइस्कोप को ही कहते हैं। ये भी क्या करता है, चित्र को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाता है। ये पारदर्शी और अपारदर्शी प्रकार का प्रोजेक्टर है, दोनों जो है उनको मिक्स कर दिया गया है, यानी यहाँ पारदर्शी स्लाइड भी दिखाई जा सकती है, अपारदर्शी या वास्तविक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाया जा सकता है। यानी डायस्कोप और एपीस्कोप को मिक्स करके क्या बना दिया गया, एपीडाइस्कोप बना दिया गया है, यानी उन दोनों का यह आधुनिक रूप हो गया है। इस यंत्र के माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइड पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करने के अलावा सीधे ही जो पदार्थ होते हैं, चित्र होते हैं, उनको बड़ा करके प्रक्षेपित किया जा सकता है। यानी उन दोनों की जो भी कमियां थी उनको एक साथ दूर कर दिया गया है। और यहाँ पारदर्शी स्लाइड भी काम में ली जा सकती है, और डायरेक्ट जो भी चित्र होता है, जो कोई भी मूर्त सामग्री होती है, छोटी होती है, जो बच्चों के समझ में नहीं आ रही, तो उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाया जा सकता है।
ये डायस्कोप का आधुनिक रूप है और चित्र को यहाँ बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, थोड़ा ये एडवांस हो गया है। उसके बाद एक एडवांस और प्रोजेक्टर आता है, उसको कहते हैं शिरो परिप्रेक्षेपण यंत्र यानी OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। और इस प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी यहाँ काम में आती है, यानी पारदर्शिता यहाँ काम में आती है। नंबर 20 पर आता है स्टीरियोस्कोप यानी आकृति विस्तार के यंत्र। इतनी देर हमने चित्र को विस्तार करके देखा, सूक्ष्म जीव को या लिखित सामग्री को, लेकिन कोई आकृति को बड़ा करके देखना है तो स्टीरियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ जो भी आकृति है, डिज़ाइन है, उसको बड़ा करके दिखाया जाएगा। और ये स्टीरियोस्कोप जो है आपको ऐसा नज़र आता है। यहाँ आँखें लगा दी जाती है और सामग्री अंदर डाल दी जाती है और वो उसको क्या है मैग्नीफाई करके उस आकृति को दिखाया जाता है। तो छोटी आकृति है, तो ये भी कैसी है, दृश्य सामग्री है। आगे बात आती है अत्याधुनिक प्रोजेक्टर। वर्तमान में कौन से प्रोजेक्टर चल रहे हैं? तो जैसे LCD प्रोजेक्टर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये चल रहा है वर्तमान में। या LPD प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर चल रहे हैं। या आजकल काम में आते हैं जिसमें रूम में अंधेरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा प्रभावी होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा गुणात्मकता उसमें आ जाती है। इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इन प्रोजेक्टर का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से आप इनका प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा दे सकते हो। और प्रोजेक्टर की जो क्षमता है वो ल्यूमिनेंस में मापते हैं। अगला दृश्य सामग्री आती है, वो आता है हमारा पोस्टर। ये किसी सूचना तथा ज्ञान एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने का एक सरल साधन होता है। क्या? पोस्टर। तो पोस्टर, ऐसा कुछ पोस्टर बना दिया जाता है जैसे नशा मुक्ति समाज के लिए। तो इसमें क्या है, कुछ व्यंग्यात्मक या सूचना दी जाती है, वो बच्चों के समझ में आ जाती है आसानी से, अच्छा रोचक लगता है। अगली दृश्य सामग्री आती है, वो आती है हमारा ग्राफ्स। तो ग्राफ के माध्यम से भी बच्चों को समझाया जा सकता है। जैसे ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ, तो इस ग्राफ के माध्यम से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट जो दृश्य सामग्री आती है, वो आती है हमारी संग्रहालय। तो इस संग्रहालय में देखो, जैसे कोई हाथी का या इनका कोई जीवाश्म यहाँ रखा गया है, और भी कई हो सकते हैं, कई प्रकार के जीवाश्म डायनासोर के। तो वहाँ उनको देखकर बच्चा समझ सकता है कि पहले ये कैसे थे, या उनका क्या, कैसे उनका विनाश हुआ, क्या था, उनका शरीर कितना आकार प्रकार का था, बड़ा था। नेक्स्ट हमारा जो दृश्य सामग्री में आती है, वो आती है रेखा चित्र, स्केच। तो यहाँ रेखा चित्र बनाया हुआ है, मान लो कोई बीच दिखाना है आपको, कोई समुद्र का किनारा दिखाना है, तो उसका एक स्केच बना के, रेखा चित्र बनाकर बच्चों को समझाया जा सकता है, जिससे वो आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा दृश्य सामग्री में बात करें तो जैसे प्रत्यक्ष वस्तु या मूर्त वस्तु जिसको कक्षा में लाया जा सकता है, उसको लाकर हम दिखा सकते हैं। जैसे कोई मैंगो है, कोई पत्थर है, कोई पेंसिल है, कोई डंडा है, जो भी है, या कोई मूक चित्र है, दृश्य सामग्री होती है। एजुकेशनल एग्जीबिशन यानी शैक्षिक प्रदर्शनी, वो भी आपकी दृश्य सामग्री होती है। पुस्तकालय, वो भी दृश्य सामग्री है। अब बात करते हैं इंद्रियों के आधार पर हमारी तीसरी सामग्री आती है, वो आती है कौन सी? सर्वे दृश्य सामग्री, जिसमें आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, और ये उन दोनों से ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो ये निम्न कक्षाओं और उच्च कक्षाओं दोनों में इस्तेमाल इसका हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहला जो हमारा सर्वे दृश्य साधन है, वो है हमारा टीवी, जिसको आप दूरदर्शन भी कह सकते हो। टेलीविज़न, टेली यानी दूर और विजन यानी दिखाई देना, दूर से दिखाई देना। इसके निर्माता है JL बेयर्ड, और इसे इडियट बॉक्स भी कहते हैं। तो टीवी को इडियट बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। आप सभी जानते हो, फिर भी डायग्राम वगैरह देख सकते हो यहाँ। हमारे देश में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविज़न सेवा आरंभ हुई। नेक्स्ट जो हमारा सर्वे दृश्य साधन है, वो है क्षेत्र भ्रमण। और क्षेत्र भ्रमण में क्या आता है, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है और ज्ञान है वो स्थायी होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रोचकता बनी रहती है। ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है शिक्षा देने का, सबसे अच्छा साधन है। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, ये शिक्षक है, बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले गया है, प्रत्यक्ष अनुभव करा रहा है। ये यहाँ देखो, ये बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव कुछ कर रहे हैं, पादपों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ये एक नर्सरी की जानकारी ले रहे हैं बच्चे। तो इनको आप समझ सकते हो अच्छे से कि एक क्षेत्र भ्रमण है वो क्या होता है। नेक्स्ट बात करें दृश्य सर्वे साधनों में, तो वो आता है वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो यहाँ किसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी जाती है, छोटी सी, उनके जीवन के बारे में, कुछ जो उनके जीवन के जो मुख्य काम होते हैं उनके बारे में, और वो बच्चों को दिखाई जाती है। तो वृत्त चित्र एक सर्वे दृश्य सामग्री होती है, इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आप कह सकते हो।
नेक्स्ट सर्वदर्शी सामग्री की बात करें तो वो होता है हमारा कंप्यूटर, जिसको आप संगणक या मस्तिष्क यंत्र भी कह सकते हो इंग्लिश आपके संस्कृत में। डायग्राम के बारे में आप सभी परिचित हो। और चार्ल्स बेबेज जिसके जन्मदाता है, जिसका इस्तेमाल आज बहुत बढ़ गया है वर्तमान में। स्मार्टफोन भी आपका दृश्य सर्वे साधन है, जिससे आजकल सब सारे काम हो जाते हैं, ऑल इन वन हो गया है। नाटक अभिनय के माध्यम से सर्वदर्शी साधन ही एक तरह का, जिसमें अलग अलग तरीके का रोल प्ले किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ये भी ज्ञान काफ़ी स्थायी होता है। चलचित्र है यानी फिल्म्स, उनके माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। यूट्यूब है आपका सर्वदर्शी संसाधन है। नुक्कड़ नाटक है जो जागरूकता हेतु किया जाते हैं। जैसे देखो कहीं नुक्कड़ पर या कहीं भी चौराहे पर कुछ बच्चे अपना रोल प्ले करके नशा मुक्ति का या जो भी है भाई किसी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे पशुओं को मारो मत, पेड़ लगाओ, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार। फिल्म या सिनेमा ये सब दृश्य सर्वे साधन है। और लास्ट आता है हमारा त्रिआयामी चित्र यानी होलोग्राम। इसमें बनी हुई जो त्रिआयामी बिंब को बिना किसी कैमरे के होलोग्राफिक पट्टी का ऊपर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें एक लेजर प्रकाश किरण पुंज का उपयोग किया जाता है। लेजर के माध्यम से यहाँ 3D होलोग्राम बनाया जाता है और ये भी एक सर्वदर्शी साधन है। और जैसे डायग्राम में आप समझ सकते हो। और ये जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है वो आपकी साधन है, साध्य नहीं है। तो पहला हमारा प्रकार है वो कंप्लीट हो गया है। वो क्या था, सर्वे आपके इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री। दूसरी हमारी जो प्रकार बताया गया है वो है प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी तकनीकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री। कितने भागों में बांटी गई है, 2 प्रकार में। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की थी, सर्वदर्शी और सर्वदर्शी, सगला सारे हमने देखे। अब देखेंगे प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की है। एक तो होता है हार्डवेयर अप्रोच और एक होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर अप्रोच को आप कठोर उपागम भी कह सकते हो या इसको आप माध्यम भी कह सकते हो। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल में हार्डवेयर में जैसे टेलीविज़न हार्डवेयर है, प्रोजेक्टर है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, सिनेमा है, टेली लेक्चर है, रिकॉर्डर प्लेयर है। तो ये सब हार्डवेयर अप्रोच होते हैं, जिनको कठोर उपागम या माध्यम कहते हैं। और दूसरा प्रौद्योगिकी के आधार पर आता है सॉफ्टवेयर अप्रोच यानी मृदु उपागम, जिसको विधा भी कहते हैं। जैसे चित्र है, पुस्तकें हैं, नोट्स है, ग्राफ है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है इत्यादि। नेक्स्ट बात आती है हमारी, और वो आती है तीसरा जो प्रकार है शिक्षण सहायक सामग्री का, वो है प्रेक्षेपण के आधार पर। तीसरा प्रकार क्या है, प्रेक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की बताई गई है, प्रक्षेपी सामग्री और अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री में जैसे स्लाइड्स है, फिल्म स्ट्रिप है, पारदर्शिकाएँ हैं, प्रतिबिंब है, इसमें क्या बनता है, उल्टा बनता है, और प्रदर्शन हेतु किसी न किसी मशीन की आवश्यकता पड़ती है प्रक्षेपी सामग्री के अंदर। और अप्रेक्षी सामग्री के अंदर जो चित्र है वो आपके एग्जाम्पल है, चित्र है, मॉडल है, चार्ट है, मानचित्र है, श्यामपट्ट है, नक्शे, किताबें, पोस्टर, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें एक और आ जाता है बिंदु हमारा, वो आता है NCERT के अनुसार। NCERT क्या प्रकार बताती है, 6 प्रकार बताती है, 6 टाइप। पहला आता है ग्राफिक्स सामग्री। तो ग्राफिक सामग्री में कोई चित्र है, कॉमिक्स है, कार्टून है, वो आ जाते हैं। दूसरा आता है डिस्प्ले सामग्री, और डिस्प्ले सामग्री में कोई आपके श्यामपट्ट है, बुलेटिन बोर्ड है, फनेल बोर्ड है, ये आ जाते हैं। तीसरा आता है त्रिआयामी सामग्री, जैसे कोई मॉडल है, कोई वास्तविक पदार्थ दिखा दिया बच्चों को। और नेक्स्ट आता है हमारा इनके अंदर 4 नंबर, वो आता है सर्वे सामग्री, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगवा फोन है। और NCERT के अनुसार जो 5 नंबर पर आती है वो आती है प्रक्षेपी सामग्री, जैसे स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, पारदर्शिकाएँ हैं, जैसे यानी ट्रांसपेरेंसी। और लास्ट और नंबर 6 आती है वो आती है प्रक्रिया सामग्री यानी अभिनय, वृत्त चित्र, आप उसमें अभिनय रख सकते हो, वृत्त चित्र रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को इसके अंदर रख सकते हो। तो ये थी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी मेहनत से मैंने इनको बनाया, सारा कलेक्शन किया गया है। त्रुटि होने की संभावना बहुत ही 0% है और बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। धन्यवाद।